हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के बोर्ड एग्जाम 2025 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब आप सॉल्यूशन को देखकर अपना स्कोर कार्ड भी निश्चित कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, सबसे पहले इसमें आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न। अब बहुविकल्पी प्रश्नों में आपका पहला क्वेश्चन था, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? तो ऑप्शन थे आपके पास थाइमस ग्रंथि, और सेकेंड ऑप्शन था थायराइड ग्रंथि, थर्ड ऑप्शन था आपके पास एडिनल ग्रंथि, फोर्थ ऑप्शन था अग्नाशय ग्रंथि। इस क्वेश्चन का आंसर था आपका थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन था आपका, कौन से जीव में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका प्लेनेरिया के अंदर ही पुनरुद्भवन या पुनर्जनन के द्वारा नई जीव की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन था आपका, मानव में वृक्क के तंत्र का भाग है जो संबंधित है? ऑप्शन थे आपके पास पोषण से, दूसरा ऑप्शन था आपका श्वसन से, तीसरा था उत्सर्जन से, और चौथा था परिवहन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका उत्सर्जन से। जो मानव में वृक्क है वो किस तंत्र का भाग है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो ऑप्शन फर्स्ट था आपके पास इंसुलिन, ऑप्शन सेकंड था थायरोक्सिन, ऑप्शन थर्ड था आपके पास एस्ट्रोजन, ऑप्शन फोर्थ था साइटोकाइनिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका साइटोकाइनिन। क्या आंसर था? साइटोकाइनिन, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा था? पादप हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, एक संकर संकरण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 1:2:1। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाता है? तो देखो, अगर हम सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके विषम पोषियों को, तो सबसे पहले स्वपोषी ही आपको कहाँ पर मिलते हैं? उत्पादक स्तर पर। कहाँ पर मिलते हैं? स्वपोषी ही जो विषम पोषियों को भोजन देते हैं, तो स्वपोषी कहाँ पर मिलेंगे आपको? उत्पादक स्तर पर। कहाँ पर मिलेंगे? उत्पादक स्तर पर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन क्या क्या था कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध है। तो देखो, अगर आप यह देख रहे हो कि r बराबर 2f, ये हो जाएगा, तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये r बराबर f/2 है। इधर देखोगे ऑप्शन नंबर सेकंड में तो r बराबर f है, ऑप्शन नंबर थर्ड में r बराबर 2f है, और ऑप्शन नंबर फोर्थ में r बराबर 4f है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका r बराबर 2f। अगला क्वेश्चन था, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। तो प्रकाश जो सबसे कम झुकता है यानी विचलित होता है वह है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट था लाल, ऑप्शन नंबर सेकंड था बैगनी, ऑप्शन नंबर थर्ड था पीला, और ऑप्शन नंबर फोर्थ था हरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी लाल रंग है वो सबसे कम झुकता है। अगला क्वेश्चन था आपका, दिए गए परपथ चित्र में बिंदु P व Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं यह आपका P है और यह आपका Q है। अब इन दोनों इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना था? इन दोनों को एक करना था। अब आपको बताइए दोनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते हैं डायरेक्ट, कितना हो जाएगा? 4 ओम। कितना हो जाएगा? 4 ओम। अब हम देखें तो ये 4 ओम और ये वाला 4 ओम कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तब हमें सूत्र पता है, कौन सा सूत्र लगाते हैं हम कि 4 यानी बात करें हम दो प्रतिरोधों के लिए तो R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, ये वाला सूत्र लगाते हैं। इस वाले सूत्र को लगाओगे आप तो आप देख सकते हैं इसमें कि क्या होगा। देखो, R1 भी 4 है, R2 भी 4 है, तो 4 × 4 बटे 4+4। देखो, 4 × 4 करोगे तो 16 होता है, और 4+4 करोगे तो 8 होता है। 8 से 16 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 2 बार। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 ओम, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत चालक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोहा, ऑप्शन नंबर सेकंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर थर्ड तांबा, ऑप्शन नंबर फोर्थ चांदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका चांदी। दक्षिण अस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा संकेत करता है। तो ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम होता है, उसमें अंगूठा किस को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन नंबर सेकंड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर थर्ड विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर फोर्थ बल की दिशा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी विद्युत धारा की दिशा। अगला क्वेश्चन था आपका, चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे
चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी आपका कौन सा नियम लगेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का दशरथ अंगुष्ठ नियम। तो इस नियम के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, कागज में भीतर की ओर। क्योंकि देखो ये आपकी अगर मान लो ये आप इधर जो मुड़ी हुई उंगलियां होंगी इधर करोगे और अंगूठा ऊपर करोगे आप, तो जो आपकी हथेली है वो अंदर की ओर जाएगी और वही क्या होगी इसके चित्त आरोपित बल की दिशा। तो यह कागज में भीतर की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस है। तो देखो जिंक प्लस H2SO4 यानी ये वह अभिक्रिया है जिसमें धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, तब क्या बनता है लवण, यानी कि लवण क्या बनेगा ZnSO4 और साथ में क्या बनती है हाइड्रोजन गैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा H2, क्या हो जाएगा H2। ठीक है, एक उदासीन विलयन का pH मान है 1.2, 7, 7.4, 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो उदासीन विलयन होता है उसकी pH कितनी होती है 7। अगला क्वेश्चन था आपके पास कि 2PbO प्लस C, उसके बाद एरो, फिर 2Pb प्लस CO2। अब ये पूछ रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सीसा उपचयित हो रहा है। देखो अगर आप देखोगे तो सीसा उपचयित नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। देखो यहाँ देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रही है ना, अब उपचयित तो नहीं हो रही, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। लेकिन आप थर्ड ऑप्शन देखो कि कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो कार्बन की अगर बात करें हम तो यहाँ देखो कार्बन के साथ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ देखोगे आप तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड है। यानी अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उसको बोलते हैं उपचयन, यानी जो पदार्थ क्या है उपचयित हो रहा है। तो ये ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन नंबर 4 लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, सॉरी अपचयित हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेड ऑक्साइड है, लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्ट में देखोगे तो लेड ऑक्साइड से क्या बच रहा है, लेड, क्या बच रहा है लीड। तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपचयित यानी अपचयन। तो ये भी सही है। इस प्रकार आपके थर्ड और फोर्थ जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फॉस्फोरस परमाणु के m उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखो अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस परमाणु की तो ये कितने पर आता है 15 पर, कितने पर आता है 15 पर। अब हम बात करें कि m उपकोष में कितने होंगे तो हमें पता है पहला होता है K, दूसरा होता है L और तीसरा होता है M। अब जैसे ही आप इन 15 इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करोगे तो आपको पता है कि पहले उपकोष में कितने आते हैं 2, दूसरे में कितने आते हैं 8। अब देखो दूसरे में 8 हुए, अब ये कितने हुए 2 और 8 10, बचे कितने हमारे पास 5, कितने बचे 5। अब M उपकोष में कितने चले जाएंगे 5, कितने चले जाएंगे 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर व, यानी कितने M उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचेगी 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखो आपसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ही होता है आपका कौन सा एल्केन, कौन सा होता है एल्केन। तो इसमें क्या करना था आपको इन चारों एग्जाम्पलों में से यह देखना था कि एल्केन कौन सा है। अगर मैं बात करूँ C2H2 की तो ये क्या है आपका C2H2 क्या है आपका एल्काइन है, लेकिन आप C2H4 देखोगे एल्कीन है और C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला है। लेकिन आप ऑप्शन नंबर सा को देखोगे यानी ऑप्शन सा को देखोगे तो C2H6 ये क्या है एक एल्केन है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही क्या होते हैं एल्केन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा C2H6। उसके बाद है मेथेन यानी CH4 में उपस्थित संयोजक आबंधों की संख्या। मेथेन का सूत्र दे रखा है आपको CH4। अब इस प्रकार आपको इसका कुछ स्ट्रक्चर बनानी थी H H H और H। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने संयोजक बंध हैं, 1 2 3 और 4, कितने संयोजक बंध हैं 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी 4 संयोजक बंध उपस्थित हैं। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान क्या था, हार्मोन की क्रिया को कालीय क्रियाविधि नियंत्रित करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका पुनर्भरण क्रियाविधि। कौन सा था, पुनर्भरण क्रियाविधि। ठीक है, उसके बाद शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल क्या कहलाता है, आहार जाल। क्या कहलाता है, आहार जाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका सामान्य विद्युत तार तांबे की बनाए जाते हैं क्योंकि तांबा क्या होता है विद्युत का अधिकतम चालक होता है, विद्युत का चालक होता है। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि विद्युत का चालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका विद्युत धारा वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से क्या होती है, प्रबलता में भी वृद्धि हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो फेरों की संख्या की क्या होता है, समानुपाती होता है।
अगला क्वेश्चन था आपका, मैग्नीशियम रेयन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम क्या है। तो मैग्नीशियम रेयन का आप वायु में दहन कराओगे मतलब Mg+O2 करोगे तो आपका ये मिलता है 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन था आपका कि सोने और लोहे में से अधिक तन्य धातु कौन सी है। तो सोने और लोहे में से अधिक तन्य धातु आपकी सोना। कौन सा है अधिक तन्य धातु, सोना। अगला क्वेश्चन था आपका, श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो वायु को बाहर लेना, तो वायु को अंदर लेना यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना, तो CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन। उसके बाद क्वेश्चन था आपका, मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है। तो यह आपका आंसर था अनुमस्तिष्क। कौन सा, अनुमस्तिष्क। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन था आपका, उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण दीजिए। तो आप सरसों भी लिख सकते थे और गुड़हल भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, सरसों और गुड़हल दोनों आपके उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था। देखो इसमें आपको पुष्प का रंग दे दिया गया है और पुष्प का रंग एक तो सफेद दे दिया गया है। अब सफेद का विपर्यासी पूछ रहा है, तो सफेद का विपर्यासी था बैगनी। सफेद का विपर्यासी क्या था आपका, बैगनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, किसी वाहन के पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर था आपका उत्तल दर्पण। किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। उसके बाद है निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो निकट दृष्टि दोष की इसमें आपको परिभाषा लिखनी थी, यानी ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और इसके निवारण की बात करें तो इसका निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। इतना लिखना था बस आपको। परपथ में विभवांतर मापन किस यंत्र से करते हैं। तो इसका आंसर था आपका वोल्ट मीटर। किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से। उसके बाद किसी विद्युत धारावी प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। कुछ नहीं करना था आपको, इस प्रकार प्रणालिका बनानी थी और इसमें क्या करना था, जैसे कि आप छड़ चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनाते हैं वैसे इसी में बनानी थी बस, ऐसे कुछ प्रकार, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद है CaO+H2O एरो एक्स बना रहा है और ऊष्मा बना रहा है। तो ये पूछ रहा है कि एक्स क्या है। तो एक्स है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है आपका एक्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, बीकर को चित्रित कीजिए। तो कुछ इस प्रकार का चित्र बनाना था आपको। बीकर का चित्र बनाने के लिए कुछ इस प्रकार का चित्र बनाना था बस आपको। अगला है आपका, कार्बोक्सिलिक अम्लों में उपस्थित प्रकारक समूह का सूत्र लिखिए। देखिए उसमें आपको प्रकारक समूह नहीं लिखना था, उसका सूत्र लिखना था। और सूत्र क्या था, COOH। सूत्र क्या था, COOH। अगला क्वेश्चन था, अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परपथ में लगाने पर परपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस परीक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया, लिखिए। तो इसमें जो विद्यार्थी उसने अम्ल के इस गुण को सिद्ध किया है कि अम्ल जल में डालने पर H+ आयन देते हैं, क्योंकि आयनों की गति होती है तभी विद्युत का चालन होता है। अगला क्वेश्चन था आपका, वायु तथा अवायु श्वसन में अंतर लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो आप लिख सकते थे, ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है वायु श्वसन, और ऐसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है अवायु श्वसन कहलाता है। वायु श्वसन में ऊर्जा अधिक बनती है जबकि अवायु श्वसन में ऊर्जा कम बनती है। पादपों प्रकाशन वर्तन की गतियों को समझाइए। तो पादपों में आपको बताया कि पादपों जो प्रकाशन वर्तन की गति कराता है वो ऑक्सीजन हार्मोन है। और आपका ये चित्र एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आप वहां से देख के जा सकते थे। अगला है, मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य लिखिए। जैसे कि आप लिख सकते थे जो आपका वृषण है, मूत्र मार्ग है, उनके कार्य लिख सकते थे आप। अगला है, मानव में लिंग निर्धारण का आरेखित चित्र बनाइए। अब इसमें क्या करना था, मानव में लिंग निर्धारण का आपका चित्र बनाना था। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार था आपका X, Y और X। फिर इस प्रकार आप ऐसे बना सकते थे, ऐसे ही बनाना था इसमें। अगला है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है N=C/V। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो आपको पता है C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, V क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो आप ये भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसका कारण प्रकीर्णन है। ये किसकी वजह से होता है, प्रकीर्णन की वजह से होता है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, घरेलू विद्युत परपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। देखो आपको पता है कि घरेलू विद्युत परपथ में जो फ्यूज है आपका, फ्यूज सबसे पहले तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और इसका प्रतिरोध अधिक होता है। अब प्रतिरोध अधिक होगा तो क्या होगा कि जो धारा है वो अधिक नहीं जाएगी, और धारा अधिक नहीं जाएगी तो क्या होगा, इसमें अतिभारण और शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए घरेलू विद्युत परपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है।
अगला था लेड नाइट्रेट के तापमान से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण चित्र को लिखिए। यह चित्र भी आपका सीधा सीधा एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, वहां से देख के जाना था और वहीं बना हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त जैसे NaOH प्लस Zn एरो Na2ZnO2 प्लस एक्स, तो उपयुक्त अभिक्रिया में एक्स का नाम और सूत्र लिखिए। एक्स का नाम और सूत्र लिखिए। तो इसमें क्या करना था आपको, एक्स का नाम बताना था। एक्स का नाम क्या था, हाइड्रोजन गैस, और सूत्र क्या था H2। क्योंकि आपको पता है वैसे तो चार आपके जो धातु उनके साथ अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन अपवाद स्वरूप एक एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दे रखा था जो कि सीधा सीधा एनसीईआरटी से लेके यहाँ चिपका दिया गया है बस। और उसका आंसर था हाइड्रोजन गैस, सूत्र क्या था H2। अगला क्वेश्चन था आपका यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्णन कीजिए। देखो कॉपर अगर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पड़ा रहता है तो कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट। जो हरे रंग की परत बनेगी वो संचारित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका ऋतुस्राव यानी रजोधर्म होने का कार्ड समझाइए तथा इसकी अवधि लिखिए। देखो ऋतुस्राव का अगर शॉर्ट में मैं कार्ड बताऊं तो आपका निषेचन नहीं होने की प्रक्रिया, निषेचन ना होना ऋतुस्राव का कार्ड है। अब ये इसको बताना था कि निषेचन नहीं होता है, फिर क्या हुआ, निषेचन नहीं होगा तो आपको जो आपकी गर्भाशय की दीवार मांसल स्पंज होती है वो रक्त और श्लेष्मा के रूप में बाहर आने लगती है। इसकी अवधि कितनी होती है, तो 28 से 30 दिन। कितनी होती है, 28, नॉर्मल से 28 से 30 दिन इसकी अवधि होती है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये भी कर सकते थे। गर्भ निरोधक युक्तियों अपनाने के कारणों को समझिए तथा इसकी कोई एक निरोधक युक्ति का नाम लिखिए। कोई भी युक्तियों के क्यों अपनाए जाते हैं तो उनके कारण लिखने थे इसमें आपको, और कोई भी एक युक्ति का नाम लिखना था। अगला क्वेश्चन था आपका वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन बनने की प्रक्रिया को समीकरण द्वारा, जैसे कि आपने देखा होगा O2 टूट रही थी आपकी O+O में, उसके बाद O2 प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके O3 बना रही थी। कौन करवा रहा था ये, अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें। इस प्रकार की ये बताना था आपको इसमें लिखकर, और इसकी थ्योरी भी लिखनी थी। उसके बाद अगर देखो आपको ये नहीं करना था तो आपके पास अथवा में क्वेश्चन दिया था वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट का मुख्य कारक किस रसायन को माना गया है, तो इसका आंसर था आपका CFC। अब इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो देखो UNEP बनाएगी जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया था। ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम आपको पता है V बराबर IR होता है। अब इसी को आपको थ्योरी रूप में लिखना था कि किसी तार का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। प्रतिरोध के ऐसे मात्रक की बात करें तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है आपका ओम। अब नाइक्रोम और तार के विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ, विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस प्रकार आपको ग्राफ दिखाई देगा। अब देखो अब आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना था तो अथवा में क्वेश्चन दिया था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने उसमें किन कारकों पर निर्भर करती है, ओम के नियम के अध्ययन के प्रपंच चित्र बनाइए। देखो 3 क्वेश्चन थे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बताना था, यानी कोई यंत्र है वो चलते चलते गर्म हो जाता है। अब किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने उसमें किन कारकों पर निर्भर करती है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप कारक भी लिख सकते थे कि धारा, प्रतिरोध और समयपन। उसके बाद आपको ओम के नियम के अध्ययन के परपंच चित्र बनाना था। अगला क्वेश्चन था क्लोचार प्रक्रिया को समझाइए और इसमें नेत्र रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्लोचार प्रक्रिया में क्या होता है, आपका कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। अब होता किसकी वजह से, तो NaCl प्लस H2O, और ये क्या बना लेते हैं NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये आपकी क्लोचार प्रक्रिया समीकरण था और ये बताना था क्लोचार प्रक्रिया के बारे में, थ्योरी लिखनी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए और इसमें नेत्र रासायनिक समीकरण लिखिए। अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना था आप इसको कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है आपका अमीबा में पोषण की विधि। तो अमीबा में पोषण की विधि देखो, जैसे कि अब बात करें अमीबा में, तो अमीबा की आकृति कुछ इस प्रकार होती है, मतलब इस अमीबा निश्चित आकृति नहीं होती। अब अमीबा में पोषण क्या करता है, ये अपने पादाव की सहायता से जैसे उसको भोजन दिखाई देता है उसको धीरे धीरे घेरने की कोशिश करता है और एक पोषण प्राप्त कर लेता है अपना। अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम, देखो इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे गलत करके आए होंगे। अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक का नाम लिखना था, तो वो नाम था आपका ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा था, ट्रिप्सिन एंजाइम। यानी अग्नाशय से स्रावित एंजाइम होता है, छोटी आंत में छोड़ा जाता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन था आपका इसी में शुद्धांत में पाए जाने वाले दीर्घग्रहों का कार्य स्पष्ट कीजिए। तो शुद्धांत में पाए जाने वाले दीर्घग्रहों का कार्य है भोजन का सतही क्षेत्र बढ़वाना। क्यों, क्योंकि पाचन आसानी से हो सके। अगला क्वेश्चन था अगर मान लो आपको ये नहीं करना था तो तमाम क्वेश्चन दिया था पैरामीशियम में पोषण की विधि समझाइए। मानव में जठरग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक का नाम पेप्सिन।
क्या है, पेप्सिन। उसके बाद बाघ की शुद्धांत की लंबाई कम क्यों होती है, कार्डियोस्पेसिटी की, क्योंकि आपको पता है बाघ मांसाहारी है, मांसाहारी है भोजन बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, इसलिए छोटे आंत की लंबाई क्या होती है, कम होती है। अगला क्वेश्चन था, किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, देखो इस ऐसे क्वेश्चन हो आपको बस ये देखना है कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है बस। देखो किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, तो फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन दर्पण कौन सा अवतल, तो फोकस दूरी किसमें आएगी, माइनस में। ठीक है, उसके बाद था अवतल दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, कोई बिंब है 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मतलब यू बराबर कितना था आपका, -24। पूछ क्या रहा था, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, मतलब आपसे v का मान पूछ रहा था। अब इसमें क्या करना था आपको, दर्पण सूत्र का उपयोग करना था, उसके बाद कैलकुलेशन थी, आप आसानी से आंसर निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन था आपका, अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव एवं मुख्य फोकस के मध्य स्थित बिंब के किरण आरेख बनाइए। देखो इसमें क्या पूछा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच कोई वस्तु रखी है, तो आपका अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण ध्रुव इस कुछ इस प्रकार होता है आपका यहाँ पर यह आपका ध्रुव और ये आपका फोकस, तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी थी, तो अब आपको पता है कि जो चित्र बनता है कहाँ बनता है, वो दर्पण के पीछे बनता है। और कैसे बनता है, आभासी और सीधा। यह वाला किरण आरेख चित्र बनाना था इसमें आपको, और उसके फिर प्रकृति भी लिखनी थी। अगर आपको ये नहीं करना था तो दूसरा क्वेश्चन दिया था आपको, कौन सा, कि 1+2 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित है, लेंस की दूरी और प्रकृति लिखिए। लेंस की P बराबर 1/f से आप आंसर निकाल सकते थे, और लेंस की प्रकृति का तो लेंस का प्रकार बताना था, और लेंस की फोकस दूरी इससे आ जाती है आपकी। अगला क्वेश्चन था आपको, इसे उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए जब बिंब f1 और 2f1 के मध्य स्थित हो। तो उत्तल लेंस की सहायता से बनाना था इस प्रकार कुछ ऐसे, और ये f1 और ये 2f1, अगर वस्तु यहाँ है 2f1 तो यहाँ कुछ इस प्रकार बना चित्र बनता था आपका, ये आपका चित्र बन जाता है, कुछ इस प्रकार चित्र बनाना था आपको। ये था आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर, जो कि बहुत ही सरल था। अभी लास्ट क्वेश्चन है आपका, कि मिसाइल की संरचना देते हुए साबुन और अपमार्जक की सफाई क्रिया का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, मिसाइल की संरचना बतानी थी, यानी मिसाइल की संरचना चित्र भी बनाना था, थ्योरी भी लिखनी थी, और साबुन और अपमार्जक की सफाई क्रिया बतानी थी, कि साबुन जो आपके मृदु जल में कार्य करते हैं जबकि जो आपके अपमार्जक हैं मृदु और कठोर दोनों में काम करते हैं। उसके बाद था आपका निहित रासायनिक समीकरण देकर एथेनिक अम्ल की निम्नलिखित के साथ अभिक्रियाओं का विश्लेषण, या तो एस्ट्रीकरण लिखना था, एस्ट्रीकरण में क्या था, एथेनिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से करा दो, उसके बाद आपका एस्टर बनेगा, H2O बनेगा, और उसके बाद क्षारक के साथ अभिक्रिया, तो जैसे ही आप एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराते तो आपको ये सोडियम एसीटेट मिल जाता। ये दोनों अभिक्रियाएं लिखनी थी आपकी। ये था आपका बोर्ड एग्जाम, जो बोर्ड का पेपर, जो कि बहुत ही सरल था। अब आपको इस सॉल्यूशन को देखने के बाद अपने स्कोर क्या करना है, कमेंट करना है। सभी बच्चों को अपना स्कोर कमेंट करना है और ये बताना है कि पेपर कैसा गया है। सभी बच्चे अपना स्कोर कमेंट करके जरूर जाएं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।